नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत ही रोचक कहानी है। हम आगे शुरू करते हैं कहानी। पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो गया था, 7वां भी कुंवारा था। एक दिन वो महल में बैठा था कि उसे बड़े ज़ोर से प्यास लगी। उसने इधर उधर तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखाई देती हैं। उसने कहा, भाभी मुझे एक गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर चाकर होते हुए सबसे छोटे राजकुमार की ये हिम्मत कैसे हुई? भाभी मन में ही खींच उठती हैं। उन्होंने व्यंग भरे स्वर में कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ये सुना तो उसका पारा एकदम चढ़ गया और बोला, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊँगा इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। बात छोटी थी परंतु उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मिनी काले कोसों दूर रहती थी। वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। रास्ता बड़ा दूभर था। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र और ना जाने क्या क्या रास्ते में पड़े थे। किंतु राजकुमार तो संकल्प कर चुका था और वो पत्थर की लकीर के समान था। उसने तुरंत वजीर के लड़के को बुलाया और उसे सारी बात बताकर 2 घोड़े तैयार करने के लिए कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, परंतु राजकुमार अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के मैं इस महल में पैर नहीं रखूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते में खाने पीने के लिए सामान की व्यवस्था हुई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मिनी की खोज के लिए निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप में रहती हैं, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी के महल चारों ओर राक्षसों के घेरे हैं। उन्हें किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश करना असंभव है। वजीर के लड़के ने राजकुमार को बार बार समझाया, परंतु वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं था। अपनी जान को जोखिम में न डालें। परंतु राजकुमार ने कहा, तीर अब एक बार तरकस से छूट जाता है तो वापस नहीं आता है। मैं तो अपने वचन का पूरा करके ही रहूँगा। वजीर का लड़का चुप हो जाता है और दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना होते हैं। दोपहर को उन्होंने एक अमराई का डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आ गई थी। इस समय उन्हें सामने एक बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा, आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के आगे चलेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहाँ कोई चौकीदार या रक्षक नहीं था। वजीर के लड़के ने इधर उधर निगाह डालकर कहा, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। हम लोग यहाँ न रुककर आगे और कहीं रुकेंगे। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, बड़े डरपोक हो तुम। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कितना हरा भरा बाग है। वजीर के लड़के ने कहा, आप माने ना माने, मुझे तो लग रहा है यहाँ कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा वजीर का लड़का भी उसके पीछे पीछे बाग में घुस गया। ज्यों ही वे अंदर गए, बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। राजकुमार और वजीर के लड़के को काटो तो खून नहीं। ये क्या हो गया? वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है, परंतु आप माने ही नहीं। उसका नतीजा देख लिया। राजकुमार ने कहा, ये सब छोड़ो, अब ये सोचो कि हम क्या करें। वजीर का लड़का बोला, अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़े को यहीं पेड़ों में बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं। देखें आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़े बांधकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। अंधकार फैला, सारा सन्नाटा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता हुआ कोई चला आ रहा है। दोनों कांप उठे। हवा के वेग रुकते ही वो आकृति नीचे उतरी। उसकी शक्ल देखते ही दोनों को लगा कि वे पेड़ के नीचे गिर पड़े, पर वहाँ एक परी थी। उसने नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द देखा। तभी इधर उधर से कई परियां आ गईं। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहाँ छिड़काव किया। वो पानी नहीं, गुलाब जल था।
जिसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई। वे आंखें गड़ा कर देखने लगे कि आगे क्या करती हैं। हवा में वो उड़ती हुई वहाँ एक और परी आ गई। उसी समय कुछ परियां और आ गईं। उसके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते देखते उन्होंने वे कालीन बिछा दिए। फिर जाने क्या किया, वो सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह में आ गए। उस रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था। उस जगमगाहट में उन्हें दिए दिए कि एक ओर से दूध जैसे फव्वारा चलने लगा। पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मनमोहक लगने लगी। जब दोनों असमंजस में डूबे उस दृश्यावली को देख रहे थे, आसमान से कुछ परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर उतरी और उन्होंने उस सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। राजकुमार ने अपनी आंखें मली और कहा, वह सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वजीर का लड़का बार बार अपने को धिक्कारता रहा कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी, पर अब क्या हो सकता था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर देखा तो एक उड़न खटोला आ रहा था। राजकुमार ने फुसफुसाया, ये क्या है? वजीर के लड़के ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप बैठे रहने का संकेत किया। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा। उसमें से सजी धजी एक परी बाहर आई। वो उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर उनका अभिवादन किया और बड़े भाव से सब सिंहासन पर आसीन कर दिया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मुखिया ने ताली बजाई। एक परी आगे आकर उनके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने शालीनता से कहा, जाओ उसको लाओ। जो आज्ञा, परी ने कहकर वहां से चली और उसी ओर आने लगी जहां पेड़ पर राजकुमार और वजीर का लड़का बैठा था। दोनों की जान सूख गई। वे अपने भाग में क्या लिखा है कि आए थे जो ऐसे संकट में फंस गए। उसी पेड़ के नीचे परी आई और राजकुमार की ओर इशारा करके कहा, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी तुम्हें याद किए हैं। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देख परी ने कहा, जल्दी उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही हैं। राजकुमार ने सोचा अब कोई चारा नहीं है। नीचे उतरा और परी के साथ चल दिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने सरक कर ही सिंहासन पर जगह दी और कहा, आओ बैठो यहाँ। राजकुमार ने उनकी बात सुनी पर बैठने की हिम्मत नहीं हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रह कर कहा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं राजगढ़ का राजा का बेटा हूँ। तो तुम राजकुमार हो? राजकुमारी ने मुस्कुरा कर कहा। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी ने कहा, देखो यहाँ से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कोई राजकुमार यहाँ आए और आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने आप को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बड़े मधुर शब्द से बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली गिर गई और उसने कहा, यह नहीं हो सकता। राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा, क्यों? राजकुमार ने कहा, इसलिए कि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वो नहीं मिल जाएंगी मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजकुमारी ने बड़े तरल भाव से कहा, ओह ये बात है। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। मैं उसमें तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, पर एक शर्त है। राजकुमार ने कहा, क्या शर्त है? राजकुमारी ने कहा, पद्मिनी को लेकर तुम यहाँ आओ और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओ। राजकुमार ने कहा, इससे मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंघल द्वीप कैसे पहुंचोगे? राजकुमार ने कहा, क्यों, वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? राजकुमारी हंसने लगी और हंसते हुए कहा, तुम बड़े भोले हो। अरे वहां पहुंचना हंसी का खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंघल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर जाता है। कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा लेगा। राजकुमार हैरान होकर बोला, तब क्या करें? राजकुमारी ने कहा, तुम उसकी चिंता ना करो। ये लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। तुम जब तक इसे अंगूठी को पहने रहोगे तब तक तुम पर कोई काला जादू का असर नहीं होगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ाई। राजकुमार
ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वो भी अपनी अपनी दिशा में प्रस्थान कर गई। राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुश खुश वहां आया, जहां वजीर का लड़का बड़ी व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर वजीर के लड़के के जान में जान आई। वो पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार ने उसे अपनी आप बीती सुनाकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई में भी भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर चल दिए। जैसे ही फाटक पर आए वो अपने आप खुल गया। दोनों बाहर आ गए। राजकुमार ने चलते चलते कहा, यह तो पहला पड़ाव था, अभी तो ना जाने कितने पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहाँ से तो हम राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें होशियार रहना चाहिए। वे लोग जादुई बाग से कुछ दूर होंगे कि आसमान में काले बादल घिर आए। खूब जोर की वर्षा होने लगी। वे एक घर में रुक गए। दोनों रात भर जागे थे। राजकुमार लेट गया और गहरी नींद में सो गया, लेकिन वजीर के लड़के को नींद नहीं आई। वो बैठा रहा। अचानक देखता क्या है कि बगल के कमरे में एक काला नाग आया। ये उसी का घर है। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बड़े जोर से फुफकार मारकर राजकुमार की ओर बढ़ता है। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। वजीर के लड़के ने म्यान से तलवार निकाली और सांप पर वार कर दिया। उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर तलवार से उसे एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी पानी बरस रहा था। वजीर का लड़का उठकर घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देखता रहता है। सोचने लगा कि बैठे बिठाए राजकुमार ने ये क्या मुसीबत मोल ली है। अच्छा होगा कि अब भी उनका मन बदल जाए और हम वापस लौट जाएं। पर वो राजकुमार को जानता था। वो बड़ा हठी था। जो सोच लेता उसे पूरा करके ही रहता, और ना जाने क्या क्या विचार उसके दिमाग में चक्कर आ रहे थे। पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठ बैठा और बोला, बड़े जोर की नींद आ रही है, अगर तुम जागते नहीं तो मैं घंटों सोता रहा। तभी उसकी निगाह एक और पड़े नाग पर गई। वो चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज में बोला, ये क्या है? वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाते हुए कहा, वो तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर सो गया होता तो ये नाग हम दोनों को डस लेता और हमारा सफर यहीं खत्म हो गया होता। राजकुमार वजीर के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। ये भी याद रखो, हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा हमारा बाल बांका नहीं होगा। वजीर के लड़के ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसी और आगे चल पड़े। चलते चलते एक तालाब आया। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम साफ हो गया था। वहाँ वे रुक गए, भोजन किया, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर आगे चल दिए। आगे एक बड़ा घना जंगल था, इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। उसमें जंगली जानवर निडर होकर घूमते थे, डाकू छिपे रहते थे। वहाँ से निकलना हंसी का खेल नहीं था। जब उन्हें ये जानकारी मिली तो वजीर के लड़के का दिल दहल गया। उसने राजकुमार की तरफ देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर निकला था। उसने कहा, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। दोनों उस जंगल में घुस गए। जैसे बताया था उन्होंने वैसे ही जंगल पाया। अंधियारी रात सा अंधकार फैला था। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे वजीर का लड़का। जानवरों की नाना प्रकार की आवाज़ें आ रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। वे लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें 2 चमकती आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया। खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था, पर मौत सामने आ जाती है तो कायर भी सूर बन जाता है। वजीर के लड़के ने आओ न देखा न ताओ घोड़े से कूदा और तलवार से उसके बड़े जोर से वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर वार किया।
बाघ वहीं ढेर हो गया। अब तो दोनों और भी चौकन्ने हो गया। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे, पर वे उतने खूंखार नहीं थे। घोड़े को देखकर रास्ते से हटते चले गए। वे लोग पल भर को भी नहीं रुके। उन्हें पता नहीं चला पा रहा था कि वे कितने जंगल पार कर चुके हैं। सूरज ने भी वहां हार मान ली। उन्हें डर था कहीं रात ना हो जाए। रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सुअर, नीलगाय, भैंस, शेर, चीते इधर उधर घूमने लगते हैं। पर वहां तो दिन रात एक सा था। उजाले का कहीं नामो निशान नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ, खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मारे थकान के दोनों परस्त हो चुके थे। वजीर के लड़के ने कहा, अब यहीं कहीं कोई अच्छी सी जगह देखकर ठहर जाएं। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़े तो पेड़ों की एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पेड़ में कुआं था, पास में कुआं था। उसने उससे पानी लेकर स्नान किया और ताज़ा होकर खाना खाया। वजीर के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, आज रात खूब सोऊंगा, आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, पर थके होने पर भी वजीर के लड़के की आंख नहीं लगी और वो चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करके जैसे ही बिस्तर पर लेटा, नींद ने उन्हें घेर लिया और वो सो गया। वजीर के लड़के ने यह देखा तो उसे गुस्सा आ गया, पर वो कर ही क्या सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वो चाकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। इसी के लिए वो उसे साथ लाया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। आंखें मलते हुए राजकुमार उठा और दिन के उजाले को देखकर कहा, मैंने बहुत कोशिश की जागता रहूं, पर इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी आंखें लग गई और ना जाने मुझे कब नींद आ गई। वजीर के लड़के ने उस पर क्रोध नहीं की, दया आई और कहा, कोई बात नहीं। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुरा कर कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि दो घटना नहीं हुई। अनजानी जगह का आखिर क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। फिर वो तैयार होकर आगे बढ़ चले। चलते चलते काफ़ी समय हो गया। उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर वजीर के लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर उसे याद था, परियों की राजकुमारी ने रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ेगी। हो ना हो ये वही नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकलेंगे, बस्ती में न जाएंगे। राजकुमार ने तुनक कर कहा, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे एक नगर आया है और तुम कहते हो इसे बचकर निकलो। नहीं, ये नहीं होगा। राजकुमार की इच्छा के आगे वजीर का लड़का झुक गया और दोनों नगर में प्रवेश किए। नगरी की बनावट और सजावट को देखकर दोनों मुग्ध हो गए। बोला, वाह, ऐसी नगरी देखने के आनंद से तुम वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहाँ देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर दोनों नगर के भीतर बढ़ते चले गए। अचानक भांति भांति के फूलों और लताओं से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े से उतर गया और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई और राजकुमार से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़िया का रोना रुका तो वो बोली, बेटे, तुम कहाँ चले गए थे। राजकुमार बहुचक्का रह गया, वो माजरा क्या है। उसने बुढ़िया को अपने बाहों से अपने आप को छुड़ाया, पर उस बुढ़िया ने उसने इतना जकड़ रखा था कि वो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाया। बुढ़िया फिर बिलखने लगी। राजकुमार ने उस पर दया आ गई। बोला, तुम चाहती क्या हो। सिसकते हुए बुढ़िया ने कहा, थोड़ी सी देर को मेरे घर के भीतर चलो। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गए। वजीर के बेटे ने मना किया, पर वो नहीं माना। उसने वजीर के लड़के से कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो बुढ़िया के साथ चला गया। सामने के घर का दरवाज़ा खुला। ज्यों ही अंदर घुसे, दरवाज़ा बंद हो गया। वजीर के लड़के ने दरवाज़ा पर जाकर उसे बहुत खटखटाया, पर कोई नहीं बोला। उसने मन ही मन कहा, ये एक नई मुसीबत सिर पर आ गई है, पर अब क्या हो सकता है। उसने बार बार दरवाज़ा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। हार को वो अपनी जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा।
घंटों बीत गए, न दरवाज़ा खुला न राजकुमार आया। घर के भीतर जो हुआ वजीर का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जा बैठ गई। जो बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना ये रूप बना लिया था। असल में वो अपने असली रूप में आ गई। राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आई और हंसते हुए बोली, बहुत दिनों से तुम जैसे आदमी मिला है। राजकुमार हैरान हो गया। कहाँ गई वो बुढ़िया जो उसे वहाँ लाई थी? उसकी जगह ये सुंदरी कहाँ से आ गई? विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर के इधर उधर, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजकुमार की यह हालत देखकर युवती जोर से हंस पड़ी और बोली, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने कहा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी और बोला, मुझे जल्दी से जल्दी सिंघल द्वीप पहुँचना है, रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, पर तुम वहाँ पहुँचोगे कैसे? राजकुमार रानी पद्मिनी के चारों ओर एक नाकेबंदी की बात सुन चुका था। फिर उसने अनजान बनकर कहा, क्यों? युवती बोली, पहले तो तुम सिंघल द्वीप पहुँच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुँच गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकोगे। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरे प्राण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। युवती ने करुणा से भर कर बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और सफ़ेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी और सफ़ेद बाल जलाओगे तो देवी की फौज आ जाएगी। वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे। राजकुमार के खोए प्राण वापस आए। उसने उस युवती के आभार मानना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकला। वो चुप रहा। युवती बोली, पर मेरी एक शर्त माननी होगी तुम्हें। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या शर्त है? युवती ने गंभीर होकर बोला, तुम पद्मिनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी साथ ले चलोगे। तुम्हें ये शर्त मंजूर है? राजकुमार ने बड़े सहज भाव से कहा, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। युवती बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, पर आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उससे बीच में रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा है, अब मुझे जाने दो। युवती बड़ी शरारती आवाज़ में बोली, मुझे भी साथ ले चलो। फिर युवती ने कहा, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी, बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो जाता है। रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता है। उसने युवती को बार बार हराया, पर हार कर युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरे होते ही पहले युवती उसे एक डिब्बी में 2 बाल दिए और उसकी अंगूठी लौटा दी और बोली, जाओ, रास्ता कठिन है पर सफलता मिलेगी। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। एक रात में वजीर के लड़के की जो हालत हो गई थी उसे वो नहीं जानता था। उसे लग रहा था कि राजकुमार अंदर ही फंस गया, बाहर नहीं आएंगे। पर सहसा दरवाज़ा खुला और राजकुमार बाहर आता दिख पड़ा तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसका जी भर गया। वो दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढांढस बंधाया और बोला, मित्र, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो होता अच्छा ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे सुनाई और बोला, मैं जानता हूँ कि आदमी का इरादा अगर पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं तो आती हैं पर वो दूर हो जाती हैं। वजीर के लड़के ने कहा, आप सही कहते हैं, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर अब वे खुले मैदान थे। इधर उधर खेतों में फसल उग रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। वे लोग चलते गए। रास्ते में खेत खलिहानों के अलावा कहीं कहीं हरे भरे बाग बगीचे मिलते, कहीं नदी नाले, पर उन सबको पार करके निर्विघ्न बढ़ते गए। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला।
उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे। सिर पर बड़ी जटाएं, लंबी घनी मूछें, भरा पूरा चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि रात वहीं ठहर जाएं। उसने अपने साथी से सलाह की तो वो राजी हो गया। राजकुमार ने तब साधु के पास आकर कहा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहाँ ठहर जाएं, सवेरे चले जाएंगे। साधु बोले, ये तो आश्रम है, यहाँ कोई भी ठहर सकता है। तुम आराम से ठहरो, जब तक मन करे हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने घोड़ों को बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। खा पी कर जब बैठे तो साधु महाराज भी वहाँ आ गए। बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे। जब वो बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी बात विस्तार से बता दी और अंत में कहा, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो। बाबा विह्वल हो गए और बोले, बेटा मेरा आशीर्वाद तो तू हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर बेटा तुम्हारा काम तो आकाश के तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। फिर बोले, पर मेरे यहाँ से तुम खाली नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूति दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बाबा भभूत उठाकर ले आते हैं, उसे राजकुमार को सौंप देते हैं और बोलते हैं, इसे संभाल कर रखना, किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूत ले ली। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे, जीवन में अपने उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। ये जीवन प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। जिनके सामने कोई ऊंचा ध्येय नहीं होता, वे छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। बाबा ने भभूत की डिब्बी उसे दी। राजकुमार और वजीर का लड़का उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा, तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होंगे तो लड़ोगे कैसे? ताजे होगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज भी पहुँच पाओगे। राजकुमार को जल्दी थी, उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गए। वे लोग आश्रम में 4 दिन रहे। इस बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का आनंद भंडार था। उनका लाभ वो दोनों इन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा, अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वो बहुत खुश हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। आश्रम से राजकुमार और वजीर का लड़का तड़के रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफ़ी दूर थी। बिना रुके वो चलते गए। दिन चढ़ आया, सूरज सिर पर आ गया। तब वे एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ चले। मौसम अच्छा था, मंद मंद पवन बह रही थी, रास्ता साफ था। पक्षी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने मार्ग दृश्यों को देखकर वजीर के लड़के से कहा, देखो सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य क्षमता नहीं, पवन रुकती नहीं, पक्षियों का कलरव गाना हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए। वजीर के लड़के ने देखा कि राजकुमार का मन कुरंग उछाले भर रहा है। उसने कहा, धरती भी कहाँ रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। वो रुक जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाए। राजकुमार ने खुश होकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो मित्र। फिर वो चुप होकर चारों ओर फैले आनंद से पुलकित होने लगा। घोड़ों ने भी जैसे स्वामी के मनोभाव जान लिए हैं। उनकी तीव्र गति होती गई। दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वे बराबर चलते रहे और एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुके। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया, पर उसे नींद नहीं आई।
थोड़ी में देर में देखता है क्या है, उस पेड़ पर एक तोता और मैना आकर बैठ गए। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था, वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा, मैना सुनो, कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली, आप बीती कहो या पर बीती। तोते ने कहा, अरे आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, पर बीती पर ही कुछ कहो। मैना बोली, इस नगर के राजा की एक लड़की है, बड़ी सुंदर, बड़ी भोली भाली है। तोते ने उसकी बात काट कर शरारत में कहता है तुम जैसी। मैना शर्मा गई, बोली, तुम्हें हर घड़ी मजाक सूझता है। फिर तोते ने कहा, अच्छा अपनी बात कहो। तभी मैना बोली, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है, दुनिया भर का वैद्य उसका इलाज कर चुके हैं, वो ठीक नहीं हो पा रही है। बेचारा राजा परेशान है, उसके वही एक अकेली औलाद है। तोते ने कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना ने व्यथित स्वर में कहा, हैरानी की बात तो है ही। राजा ने यहाँ एक ऐलान किया कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वो उसी से बेटी का ब्याह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के वैद्य आ रहे हैं, पर कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया। इतना कहकर मैना की आवाज़ रुक गई। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी को तो दूर करने का कोई रास्ता होगा। मैना ने कहा, रास्ता है, अगर इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे तो वो रोग से मुक्त हो जाएगी। ये कहकर मैना मौन हो गई और तोता भी कुछ नहीं बोला। पर राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़े। उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनीद हो रही थी, राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा राजा उसके साथ राजकुमारी को ब्याह देगा और अपना आधा राज भी दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वो कहाँ मानने वाला था। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करूँगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज कर गए, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई ठीक नहीं कर सका। राजकुमार कुछ नहीं बोला। उसने थोड़ा सा पानी लेकर उसमें जड़ को घिसकर बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पे लगा दिया। होठों पर पानी लगा ही था कि राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह में डाला और थोड़ी देर में राजकुमारी ने आंखें खोल दी। ये देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो गया। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। उसने शर्त के अनुसार राजा से कहा, तुम अपनी बेटी को और अपने राज को ग्रहण कर सकते हो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छे हो जाने पर प्रसन्नता करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो मेरी बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यहीं राज करना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान के साथ विदा देते हुए कहा, यहाँ से 10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वहाँ तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा, इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। ना हम उस पेड़ के नीचे ठहरते और ना ही ये करिश्मा होता। हमें तोता मैने का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। बाबा बंद आंखें किए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली। जिज्ञासा भाव से पूछे, कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा, राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं।
बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले, वत्स, तुमने बड़ा काम कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा, बाबा, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम के लिए है। बाबा की आंखें चमक उठी और बोले, तुमने ठीक कहा है, जो कठिन काम से बचे वो आदमी कैसा। कुछ रुक कर उन्होंने कहा, अब तुम सिंघल द्वीप के पास गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। वो कैसे करोगे। राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई और बोला, बाबा, जो शक्ति मुझे यहाँ तक लाई है वही शक्ति इस कठिनाई का रास्ता भी निकालेगी। बाबा ने विभोर होकर कहा, शाबाश बेटा, आदमी तो निमित्त है, काम शक्ति ही कराती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाओं की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखकर और बाबा ने उनकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। घोड़ों पर सवार होकर जब वे चले तो राजकुमार भाव विह्वल हो रहा था। उसने वजीर के लड़के से कहा, राजा बड़ा उदार था, उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसे चुका दिया, इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया। दोनों आगे बढ़े। उनकी अब विशाल सागर को देखने के लिए आतुरता थी, पर सहसा एक चिंता ने राजकुमार को आ घेरा। वो तो खड़ाऊ की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा। उसने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही पार करनी पड़ेगी। जब तक मैं न लौट कर आऊं, तुम यहीं रुकने रहना। वजीर का लड़का हतप्रभ हो गया। ये कैसे होगा। अकेले राजकुमार कैसे उस किले को फतेह कर सकेंगे। जब उसने राजकुमार से अपनी आकांक्षा व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास साधन है। फिर इधर उधर की बातें करते रहा। राजकुमार का मन परेशान था। वजीर का लड़का भी भीतर ही भीतर परेशान था। यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो राजा को कैसे मुंह दिखाएगा। राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था, साथी का दिल बैठा जा रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। बड़ी बड़ी लहरें उठ उठकर एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। तट पर पहुंचकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और सागर की विशाल जलराशि को देखने लगे। अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। वजीर के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरणें के फूटते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद ज्यों पानी में पैर रखा उसका सारा बदन कांप उठा, लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वो पानी पर ऐसे खड़ा जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो वो एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ा। वजीर का लड़का आश्चर्य में देख रहा था, पानी पर इस प्रकार कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता। समुद्र की छोटी बड़ी मछलियां, दूसरे जीव जंतु आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, कुछ दूर से ही भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुद्र का अंत उसे दिखाई नहीं देता। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिखाई पड़ा। वही था सिंघल द्वीप, जिसमें रानी पद्मिनी को पाने के लिए वो घर से निकला था। उस भूमि को देखकर वो रोमांच हो उठा, लेकिन दूर से उसने देखा कि काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा कर रहे हैं। राजकुमार ने भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी मुंह में डाल ली। अब वो सबको देख सकता था। वो धड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। राक्षस बड़े ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरे को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते। राजकुमार उन सबको देखकर सबका रहा था, हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है।
तब भी वो बहुत ही डरा हुआ था। राजकुमार ने निश्चय किया कि वो पहले शहर का एक चक्कर लगा ले, शहर को समझ ले, फिर आगे का कार्यक्रम तय करे। वो शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना संभव है। उसके लिए और कुछ सोचना होगा। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि उसकी अपने आप को भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने कभी नहीं देखा। जगह जगह हरी धूप की कालीन बिछी थे और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर महक रहा था। जगह जगह गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थी, गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं था। राजकुमार ये सब देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जैसे वो इंद्रपुरी पहुंच गया हो। वो घूमता रहा। अचानक उसे ध्यान आया कि वो अदृश्य तो बन गया है, पर अपने असली रूप में कैसे आएगा। ये सोचकर उसका मन व्यग्र हो उठा। अब वो क्या करे? उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसे बाबा का ध्यान आया। उन्होंने भभूत की डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि ये लो दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिबिया ले ली। बाबा अंतर्ध्यान होते होते कह गए कि दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना। यदि लोगों ने तुम्हें देख लिया तो राक्षस तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है, इस बारे में सोचते सोचते उसने काले और सफ़ेद बाल निकाले। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की फौज खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों को खत्म कर दो। फिर देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। उसके पश्चात उसने सफ़ेद बाल जलाया, देवों को बुलाया, उनसे कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा सुंदर जहाज खड़ा हो गया। उनमें हीरे जवाहरात भरे थे, तरह तरह के आभूषण थे। आभूषण एक से बढ़कर एक थे। ये सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत ही बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन उसके सामने सौदागर मजदूर था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। ये खबर उड़ती उड़ती राजमहल में पहुंची। पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा, उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यही चाहता था। वो पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर बैठी थी। राजकुमार जैसे ही कक्ष में पहुंचा तो देख रहा था कि फिर देखते ही रह गया और फिर उसने उनका अभिवादन किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वो आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार एकटक उनकी ओर देखते हुए बोला, मैं स्वर्णभूमि से आया हूँ। पद्मिनी ने कहा, वहाँ क्या करते हो? राजकुमार ने कहा, जी मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ। फिर पद्मिनी ने थोड़े गंभीर होकर कहा, यहाँ कैसे आए हो? राजकुमार ने कहा कि सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हो। तभी फिर पद्मिनी ने कहा, तो तुम कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार ने कहा, जी हाँ। पद्मिनी ने कहा, कहाँ है? राजकुमार ने सहज भाव से कहा, समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है। पद्मिनी ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? राजकुमार ने कहा, अवश्य, मैं तो यहाँ इसीलिए आया हूँ। पद्मिनी ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ बढ़िया आभूषण लेकर आना। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा तो ले ली, लेकिन उसके रूप में इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध बुद्धि खो बैठा। वो मुड़कर पीछे देखता था। पद्मिनी के मोह पास में फंसा। राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो पद्मिनी उसके आंखों में घूम रही थी। राजकुमार की भूख प्यास नींद सब उड़ गई। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं और उसकी ओर देख रहे हैं। और बाबा बोले, क्या तुम अपने उद्देश्य को भूल गए हो? ऐसे जगह देरी करना अच्छा नहीं होता। कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर कब कैसे आ जाए।
यह चेतावनी देकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार सिंह झटक कर उठा। उसने अलमारी खोली और उसमें से आभूषण निकाले। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर पद्मिनी खींच उठे। आभूषण चुनने के बाद उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उससे लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि पद्मिनी उसे भूल गई है। शाम को जब वो निराश हो गया तो बड़े सपाटे से दूत आया और उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वो तो सवेरे से ही तैयार बैठा था। राजकुमार दूत के साथ चल दिया। जब वो महल पहुंचा तो पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वो दूसरे कक्ष में थी, जिनमें चारों ओर शीशे लगे थे। पिछले दिन की तरह पद्मिनी ने और राजकुमार ने एक दूसरे का अभिवादन किया। राजकुमार ने आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। पद्मिनी एक एक आभूषण हाथ में लेकर अपने शरीर में लगाकर शीशे में देखती कैसा लगता है, और जो उसे पसंद आता उसे एक और रख देती। कभी कभी वो राजकुमार की सलाह लेती। आभूषणों को देखते देखते काफ़ी देर हो गई। पद्मिनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे। बड़े अनमने भाव से राजकुमार ने कहा, आपकी जैसी मर्जी। राजकुमार वहाँ से अपने जहाज में लौट आया और अगले दिन की तैयारी करने लगा। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया चीज़ें निकाली। उसे भरोसा था कि पद्मिनी उसे अवश्य पसंद करेंगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्द ही पद्मिनी का दूत आ गया और दोपहर होने से पहले वो महल पहुंच गया। पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी देखे ही नहीं थे। उनमें से उसने ढेर सारे आभूषण पसंद किए। जब वो उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों की अधिकांश एक एक थी। पद्मिनी ने कहा, ये क्या है? राजकुमार ने कहा, अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार पड़ा। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींच कर कहा, यह तुमने क्यों सोचा? राजकुमार, इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार देख लें। अगर आपको आपत्ति न हो तो आप स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार देख सकती हैं। इस सुझाव में राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ी। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वो जहाज पर जाने के लिए राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार पद्मिनी में छुट्टी अपने जहाज ले गया। नियति समय पर पद्मिनी जहाज पर आई। वह आभूषणों का भंडार था। उन्हें देखने में पद्मिनी इतनी लीन हो गई कि वो समय को ही भूल गई और अपने आप को भूल गई। काम निपटा कर जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप जाओगी कहाँ और कैसे? पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों? राजकुमार बोला, क्यों क्या? देखती ही नहीं कि क्या जहाज चल रहा है? हम किनारे पर से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी ने तो पहले मजाक समझा, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच में चल रहा। मारे गुस्से को उसका चेहरा तमतमा उठा और बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, पद्मिनी जी, हम सिंघल द्वीप की समीप से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी को लेकर जहाज चल पड़ा। पद्मिनी मछली की तरफ तड़पड़ाने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। इसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े। उस कहानी को सुनकर पद्मिनी को अब काफ़ी राहत मिल चुकी थी। और फिर पद्मिनी ने बोला, इसके लिए इतना कपट करने की क्या ज़रूरत थी? राजकुमार ने कहा, कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राज्य से आती? पद्मिनी ने उसका उत्तर नहीं दिया, पर जो होना था वो हो चुका था। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक जहाज को बड़े जोर जोर से इधर उधर होने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, समुद्री तूफान आ गया, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगी। जहाज डगमगाने लगा। किसी खतरे की आशंका से राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हंसकर राजकुमार बोला, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राजकुमार उसे दुलराता रहा। तूफान का वेग धीरे धीरे शांत हो गया। पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी और सो गई, पर राजकुमार की आंखें नहीं लगीं। अचानक उसे
धीमे सुर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वो स्वर किसका था? पता चलता है कि तोता और मैना आपस में बात कर रहे हैं। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैने से कहा और मैना ने वही बात दोहराई कि वो आप बीती कहे या पर बीती। तोता ने कहा पर बीती। मैना बोली क्या कहूँ, चारों तरफ दुख है। इस जहाज़ पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय। मैना एकदम खामोश हो गई। फिर उसने कहा इनकी सांसें गिनी चुनी हैं बेचारे। तोता ने बोला रुक रुक कर क्यों बोलती हो, साफ साफ कहो कि इन्हें क्या होने वाला है। तभी मैना ने कहा सवेरे ये जहाज़ किनारे लग जाएगा, वहाँ वजीर का लड़का मिल जाएगा। उसने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने की कुछ देर बाद ही घर ढह जाएगा, दोनों उनमें दब जाएंगे। तोता ने कहा ये तो बड़ा बुरा होगा। मैना ने कही अभी बहुत बुरा होगा मैना, अभी इन बेचारों ने दुनिया में देखा ही क्या है, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं। तब मैना कहती है ना, ये वजीर के लड़के की बात ना मान और उस घर में ना ठहरे। अगर कोई सुनता है तो गांठ बांध ले। अगर ये उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोता ने कहा उसके बाद तो खैरियत है ना। मैना ने कहा कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। इनकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हो जाती, ये जहाँ ठहरेंगे वहाँ भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। तोते ने अधीर होकर पूछा वो क्या है? मैना ने कहा सवेरे उठकर राजकुमारी जैसी अपनी जूती में पैर डालेगी, उसमें बैठा सांप उसे काट लेगा। तोते के मुंह से निकला हे भगवान, क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैना ने कहा रास्ता सब चीज़ों का होता है। यदि कोई सुनता हो तो राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मार कर निकाल दे। तोता ने पूछा वहाँ से बचने के बाद फिर कोई बाधा तो नहीं होगी? फिर मैना ने कहा एक बाधा और है। तोते ने कहा वो क्या है? तभी तोता ने पूछा तो मैना ने कहा एक बाधा है। तोता ने कहा क्या? मैना ने कहा ये दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। वो उड़न खटोला ऊपर जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा, उसमें से ये दोनों मर जाएंगे। तोता ने कहा तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी से बताओ इस आफत से बचने का मार्ग क्या है? मैना ने कहा अगर कोई सुनता हो तो इन्हें उड़न खटोले में न बैठने दें। इन सब बाधाओं से पार जाने पर इनकी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद है। राजकुमार मैने की एक एक बात ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वो सिहर उठा, पर बचने के उपाय जानकर वो खुश था। उसने मन ही मन मैना को उपकार माना। सवेरा होने में अब देर नहीं था, दोनों पक्षी उड़ गए। किनारा भी तो अब दूर नहीं था। जब जहाज़ किनारे आने लगा तो राजकुमार ने देखा कि वजीर का लड़का वहाँ उपस्थित है। राजकुमार ने पद्मिनी से उनका परिचय कराते हुए कहा ये मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक ये मेरे दुख सुख में मेरे बराबर मेरे साथ था। वजीर का लड़का पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उस दिन वहीं रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा हमें यहाँ नहीं ठहरना और कोई भवन देखेंगे। वजीर के लड़के ने कहा आपके आने से पहले मैं यहाँ के सारे भवन देख चुका हूँ, ये सबसे अच्छा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। वजीर के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार उसे अपनी कहानी सुनाता रहा, फिर वो सो गए। आधी रात बाद जोर की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। वजीर का लड़का उठा और बाहर आया तो देखा पहला भवन गिरकर मिट्टी मिल गया। उसने राजकुमार की दूरदर्शी की मन ही मन प्रशंसा की। पद्मिनी तो सो गई थी, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। भोर होने से पहले देखता क्या है कि एक काला विशाला सर्प आया और कुंडली मारकर पद्मिनी की जूती में बैठा है। राजकुमार को चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने तलवार निकालकर सांप के 2 टुकड़े कर डाले और बाहर फेंककर पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा।
थोड़ी देर में पद्मिनी उठी, उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुरा कर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुरा कर उसके पास गया, उसके मुलायम बालों को सहलाता रहा। पद्मिनी मन ही मन विभोर हो रही थी कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति मिल गया। वजीर के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार उसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया। वजीर के लड़के को बड़ा बुरा लगा। तब राजकुमार ने उसे जहाज में तोता मैना द्वारा की गई बातों को बताया। तब वजीर का लड़का समझ गया। फिर राजकुमार ने वजीर के लड़के को राजगढ़ भेज दिया। वे घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उड़न खटोला धड़ाम से गिर गया। उसमें बैठे सब लोगों की जान चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम चल रहे हैं जिन खड़ाओं को पहनकर मैंने सागर पार किया था, वे उन्होंने दिए थे। पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब उसका भेद खुल गया। बाबा का आश्रम कुछ ही दूरी पर है। राजकुमार ने कहा, हम भले देर हो जाए पर हमें रुकेंगे और बाबा के आश्रम में ही। अंत में आसमान पर टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा। वे आश्रम पहुंच गए। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम लोग बड़ा सफ़र करके आए हो, थक गए होगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहाँ के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रम गया था कि जब विदा होने का समय आया तो वो रोने लगी। बाबा का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा, पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब जी आए फिर आना। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊ लौटा दिया और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। राजगढ़ अभी बहुत दूर था। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया, जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वो उसकी घोषणा के अनुसार पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा तो गदगद हो गए। उन्होंने राजकुमार और पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहज स्वीकार कर लिया, लेकिन जब राजा ने अपनी आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजा ने उसे लेने से मना कर दिया। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। उनका अगला पड़ाव अब भभूत वाले बाबा के यहाँ था। मेहमानों का काफिला अब उसी ओर बढ़ रहा था। सभी लोग प्राकृतिक नज़ारा देखते हुए जब आश्रम के नज़दीक पहुँच रहे थे, आश्रम से कुछ दूर वे घोड़ों से उतर गए और पैदल वहाँ पहुँचे। बाबा आश्रम में पौधे को पानी दे रहे थे। राजकुमार उनके साथ एक गौरांग महिला को देखकर समझ गए वो पद्मिनी एक दूसरी राजकुमारी और थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उनका स्वागत किया और अंदर आश्रम में ले गए। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उधर धर्मालय को छोड़ने का उनका मन नहीं हो रहा था, पर राजगढ़ का मार्ग राजकुमार की राह देख रहा था। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। वे लोग आगे बढ़ने गए, लेकिन काफ़ी देर चलने पर जब एक बस्ती की इमारत दिखाई दी तो राजकुमार ने कहा, ये लो, आ गई वो नगरी जहाँ मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात सुना दी। सुनकर पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ये देखकर राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं, तुम निश्चित रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर गए। आज उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं युवती मिली। राजकुमार को देखते ही वो दौड़कर उसके पास आई। उसका चेहरा खिल रहा था और बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसे पद्मिनी की ओर देखा और बोला, वाह, ये वही पद्मिनी जी हैं। आओ बहन, अपने घर में आओ। फिर उस युवती ने उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। फिर सब लोगों ने वहीं रात गुजारी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर युवती ने
राजकुमार और पद्मिनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर घर से बाहर आए। युवती ने आंसू भरे आंखों से हाथ जोड़कर उस घर से विदा ली और राजकुमार और पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ी। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़े को रोक दिया, एक छायादार वृक्ष के नीचे डेरा डाला, भोजन किया और थोड़ी देर आराम किया और जंगल से होते हुए चल दिए। जंगल पार हुआ दिन ढलने को था। राजकुमार को कभी अपना एक और वचन पूरा करना था। वो बाग अधिक दूर नहीं था। घोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाग का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार जैसे ही फाटक के अंदर गया, फाटक बंद हो गया। लेकिन इस बार राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ में छिपने की जरूरत नहीं पड़ी। परियां आई, राजकुमार से मिली। फिर राजकुमार ने रानी पद्मिनी को सभी से परिचय कराया। यहाँ भी राजकुमार 2 दिन रुका और तीसरे दिन परी राजकुमार को सबकी आज्ञा साथ लेकर चल दिया अपने राज की ओर। अब राजकुमार अपने राज की सीमा पर पहुंच गए। वजीर का लड़का पहले महल पहुंच चुका था। उसने राजकुमार के आने से पहले उनके स्वागत की अच्छी से तैयारी कर लिया। राजकुमार जैसे ही महल में पद्मिनी के साथ प्रवेश किया, महल में चारों तरफ बाजे बजने लगे, फूल बरसने लगे, खूब अच्छे स्वागत हुए। राजा आकर राजकुमार को गले लगा लिया और मन ही मन उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। राज दरबार में राजकुमार का तथा राजकुमारियों का स्वागत महल को देखकर सारी राजकुमारियां अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आए, जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थी। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने में से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दोनों की आंखें बहने लगी। भाभी कुछ कहे उससे पहले ही राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। यदि तुमने मुझे उलाहना न दिया होता तो ये हीरे जैसी राजकुमारी कैसी मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला, तुमने पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया है। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारी हो गई। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गईं। प्रजा आनंदित हुई, राजा खुशी था। ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।